हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो आज हम ओवरव्यू करेंगे IRCTC के Q2 के रिजल्ट्स का और साथ ही साथ उसकी एनुअल रिपोर्ट को भी गो थ्रू करेंगे और उसमें पर्टिकुलर मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन को भी गो थ्रू करेंगे, जिससे कि एज एन इन्वेस्टर हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि फ्यूचर में कंपनी का बिजनेस कैसे जाने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये डिसीजन ले सकें कि कंपनी इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं। तो अब चलते हैं कंपनी के Q2 के नंबर्स पर। ऑलराइट, तो अब हम आ गए हैं कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स पर। फिगर है वो रुपी इन लैक्स में दिया गया है और जब भी मैं कोई फिगर की बात करूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं रुपी इन लैक्स की बात कर रहा हूं। तो अब हम नंबर पर नजर डाल लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं सितंबर क्वार्टर से। यहाँ पे सितंबर क्वार्टर के नंबर्स को दिखाया गया है, इसके बाद है जून क्वार्टर के नंबर्स और इसके बाद है पिछले साल के सितंबर क्वार्टर के नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी के रेवेन्यू को, जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि जो कंपनी का मेन बिजनेस है उससे कितना इनकम आया है कंपनी का। तो सितंबर क्वार्टर में आया है 80,580, जो कि पिछले क्वार्टर में था 85,259 और सितंबर में ही पिछले साल ये था 40,493। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा जंप है, ऑलमोस्ट डबल, यू कैन से 100% जंप है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइट डिक्रीज है अर्निंग में। क्योंकि अब नंबर्स जो प्रॉफिट है वो टोटल इनकम पर कैलकुलेट किया गया है, तो जस्ट हम एक टोटल इनकम पर नजर डाल लेते हैं कि अदर इनकम को इंक्लूड करके कंपनी के जो नंबर्स हैं सितंबर क्वार्टर के, वो ईयर ऑन ईयर फिर भी हमें ज्यादा ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग में थोड़ी कमी साफ साफ दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंपनी के एक्सपेंस पर। एक्सपेंस देख लेते हैं। एक्सपेंस सितंबर क्वार्टर में है 52,433, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में थे, जो कि जून क्वार्टर था उसमें है 54,770, यानी कि पिछले क्वार्टर से एक्सपेंस कंपनी का कम हुआ है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में यानी कि सितंबर में जो एक्सपेंस था वो था 20,737। तो ईयर ऑन ईयर एक्सपेंस तो बढ़ा है क्योंकि इनकम भी बढ़ी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंस कम हुआ है, जो हमें यहाँ साफ साफ देखने को मिल रहा है। अब जब हमने कुछ अर्निंग की है तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा, तो टैक्स का एक्सपेंस यहाँ पे मेंशन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, यानी कि जो भी कंपनी के एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस है उनसे क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के अर्निंग में यानी कि नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट ही है, क्योंकि आपका टोटल इनकम भी कमी हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर इसमें काफी अच्छा जंप हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ईपीएस पर। तो ईपीएस से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर ईपीएस में इंक्रीज है, यानी कि अर्निंग अच्छी हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस में आप डिक्रीज साफ साफ देख सकते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है जितना कि पिछले क्वार्टर में था, यानी कि जून क्वार्टर में। अब देखिए यहाँ से एक क्रक्स निकलता है, ये जरूरी नहीं है कि कंपनी हर क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा ही परफॉर्म करती रहे। हमें किसी भी कंपनी की एवरेज परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, वो भी ईयरली। फॉर एग्जांपल, आप विराट कोहली से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हर मैच में पिछले मैच से ज्यादा ही रन बनाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वो कभी आउट ही नहीं होगा और इतना बड़ा स्कोर बिल्ड कर देगा कि उसको अचीव करना ही मुश्किल हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमें समझ में ये आता है कि जब भी हम किसी कंपनी की परफॉर्मेंस का ओवरव्यू करेंगे तो हमें उसकी एवरेज परफॉर्मेंस को कंसीडर करना है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कंपनी की सेगमेंट वाइज रेवेन्यू पर। तो अब मन में एक सवाल आता है कि ये सेगमेंट वाइज रेवेन्यू क्या होता है। देखो, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी कंपनी के सेगमेंट्स हैं उनको आप कंपनी के अर्निंग के पिलर्स समझ सकते हैं कि ये सोर्स हैं कंपनी के मेन अर्निंग के, जो कि कैटरिंग, रेल नीर, इंटरनेट टिकटिंग, टूरिज्म और स्टेट तीर्थ जिसको हम बोलते हैं, यानी कि तीर्थ यात्रा जो भी होती है वो भी रेलवे प्रोवाइड कराती है। एज एन इन्वेस्टर हमें सेगमेंट रेवेन्यू पर भी बहुत ज्यादा फोकस देना चाहिए। इससे हमें ये समझ में आता है कि किस पिलर से ज्यादा अर्निंग हो रही है, और अगर किसी भी सेगमेंट की अर्निंग घट रही है तो उससे हमें उस पर्टिकुलर वीक पॉइंट का भी पता लग जाता है कि कंपनी किस सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो जब भी आप कभी किसी भी कंपनी के नंबर्स पढ़ते हैं तो आपको सेगमेंट वाइज रेवेन्यू पर नजर जरूर डालनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा कैसा परफॉर्मेंस किया है कंपनी ने सेगमेंट वाइज। अब नीचे सेगमेंट वाइज रिजल्ट्स भी दिए गए हैं, यानी कि प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि मेजर जो हमारा ध्यान है वो टूरिज्म पे है कि यहाँ पे इनको सितंबर क्वार्टर में लॉस हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में जून क्वार्टर में जो नंबर्स है वो पॉजिटिव थे। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो कंपनी को काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करें तो। अब नंबर्स हमने देख लिए हैं, अब हम चलते हैं कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पर, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में वो सारी चीजें मेंशन होती है जिसको पढ़ के गो थ्रू करके आपको ये पता लग जाता है कि कंपनी का बिजनेस
क्या है, कैसे रन कर रहा है और कंपनी फ्यूचर में ऐसे कौन से सेक्टर्स में या सेगमेंट्स में काम करने वाली है जिससे कि कंपनी की अर्निंग बढ़ सकती है। क्योंकि हम एक इन्वेस्टर हैं तो हमें उन्हीं बिजनेस में इन्वेस्ट करना है जिसकी हम फ्यूचर की अर्निंग्स को प्रेडिक्ट कर सकें कि फ्यूचर में बिजनेस अच्छा करेगा। अगर फ्यूचर की हमें कोई क्लैरिटी नहीं है तो हमें उन तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट करने से बचना है। तो अब हम आ गए हैं कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 21-22 के एनुअल रिपोर्ट पर। अब देखिए, किसी भी इन्वेस्टर के लिए किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस मॉडल के बारे में कंपनी ने बताया हुआ है, अपने फाइनेंशियल्स को हाईलाइट किया हुआ है, बिजनेस सेगमेंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, पिछले 10 साल की फाइनेंशियल हाईलाइट्स दी हुई है। तो इस एनुअल रिपोर्ट को गो थ्रू करके आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, बिजनेस कैसा है। अब हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेंगे और उसके बाद हम चलेंगे मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस पर, जिससे कि हमें ये आइडिया लग जाएगा कि मैनेजमेंट क्या सोचती है कि फ्यूचर में कंपनी ग्रो करेगी या नहीं करेगी। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं इस प्रेजेंटेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड करके अपने से भी रिव्यू कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में कंपनी ने अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। अब मैं पूरी एनुअल रिपोर्ट को गो थ्रू नहीं कर सकता एक ही वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो हम बस मोटा मोटा ही नजर डालेंगे कि क्या कंपनी का बिजनेस इन्वेस्टेबल है या नहीं है। इस स्लाइड में कंपनी ने अपने मिशंस के बारे में बताया है, ठीक है, वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कंपनी ने अपने ग्रोथ जर्नी के बारे में बताया है कि पिछले कुछ डेकेड्स में कंपनी ने कैसे कैसे ग्रो किया है, तो ये आप अपने लेवल पे गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंपनी ने अपने ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में बताया है कि कौन कौन से ड्राइवर्स हैं जो कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आगे करेंगे भी। बेसिकली कंपनी ने अपने सेगमेंट्स के बारे में बताया है कि इंटरनेट टिकटिंग, केटरिंग, रेल नीड्स और टूरिज्म्स, ये इसके मेजर पिलर्स हैं अर्निंग के। अब देखिए, यहाँ पे कंपनी ने अपने शेयर प्राइस का कंपैरिजन इंडेक्स से किया है। अब क्यों किया है, मैंने अपने एक वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी हम किसी कंपनी के शेयर के प्राइस का यानी कि शेयर की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करते हैं तो बेंचमार्क इंडेक्स ही होना चाहिए, कि अगर किसी कंपनी के शेयर ने इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म किया है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का फायदा है, उस शेयर को खरीदने का फायदा है। अदरवाइज आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट करके चलना है। अब कौन से दो इंडेक्स हैं, BSE सेंसेक्स या फिर निफ्टी 50, तो इसको आप अपने लेवल से भी रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी ने अपनी CSR एक्टिविटी के बारे में बताया है और जो कंपनी के आइडेंटिफाइड स्टेक होल्डर्स है उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। तो अब हम आ गए कंपनी के बिजनेस मॉडल पर। इसको हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, समझना है, इससे हमें पता लगेगा कि कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। तो बेसिकली कंपनी ने जो बताया है कि वही केटरिंग, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जिसको हम रेल नीर बोलते हैं, वही जो कि रेल नीर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है पैकेज फॉर्म में। नेक्स्ट है इंटरनेट टिकटिंग और उसके बाद है ट्रैवल एंड टूरिज्म। तो ये कंपनी के रेवेन्यू के मेन सेगमेंट्स हैं जिनको हम बिजनेस सेगमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा अच्छे से समझ लेना। मैंने इसको समझ लिया है, मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही फैंटास्टिक है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, चेयरपर्सन का मैसेज है, वो उस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे अभी। अब हम आ गए हैं कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स पर, जो कि कंपनी ने पिछले 5 साल की दिखाई हुई है। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा नजर डाल सकते हैं कि सेगमेंट वाइज कंपनी की कैसी क्या रेवेन्यू परसेंटेज है। तो केटरिंग का 27% है इसके टोटल रेवेन्यू में, उसके बाद 2% है स्टेट तीर्थ का और 8% है टूरिज्म का, 54% है इंटरनेट टिकटिंग यानी कि ई टिकटिंग का जो बिजनेस है उससे इनको बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू हो रहा है, और 9% है रेल नीर यानी कि जो अपना ये वाटर सप्लाई करते हैं टूरिस्ट को, वो। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब अपने बिजनेस सेगमेंट्स को इन्होंने डिटेल में यहाँ पे बताया है कि केटरिंग, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, इंटरनेट टिकटिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताया है कैसे कैसे बिजनेस रन हो रहा है और कैसे कैसे इनसे रेवेन्यू ये जनरेट कर रहे हैं। तो ये आपको अपने से स्टडी करना है, एक वीडियो में पूरे एनुअल रिपोर्ट को पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। हमारा जो मेजर फोकस है वो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस पर रहने वाला है। तो यहाँ पे आप इसको अपनी लेवल पे अच्छे से समझ सकते हैं। आप जरूर एक बार इसको गो थ्रू कर लेना ताकि आपको बिजनेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब हम न्यू ऑफरिंग्स पे आ गए हैं। न्यू ऑफरिंग पे थोड़ा नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी ऐसा फ्यूचर में क्या करने वाली है कि उनका रेवेन्यू बढ़ने वाला है। तो वो उन्होंने बताया है कि मोनेटाइजेशन ऑफ चैटबॉट सर्विसेज बाय एक्सटेंडिंग टू थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये चैटबॉट सर्विसेज देने वाले हैं थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस को। तो वो जो भी रेवेन्यू उनसे उनका जनरेट होगा उनसे ये अपना जो भी कट है वो ले लेंगे, यानी कि प्रॉफिट में कट या फिर सर्विस या जो भी इनकी
सेटलमेंट रहेगी उसके हिसाब से ये अपना लेंगे। नेशनल रेल म्यूजियम बुकिंग वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप, इसके थ्रू भी इनके आने वाला है रेवेन्यू में इंक्रीज। ट्रेन इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी सर्विसेज टू थर्ड पार्टी ऑपरेटर्स, तो सेम वही थर्ड पार्टी ऑपरेटर्स को ये देंगे, जिससे कि जितना भी ट्रैफिक उनकी वेबसाइट के थ्रू इनके पास आएगा तो ये अपने कुछ उनसे भी कट लेंगे, क्योंकि उनकी भी कुछ ना कुछ सेल हो रही होंगी, वो अपना मार्जिन ऐड करके कस्टमर से पैसा लेंगे। ई मार्केट प्लेस ये डेवलप करेंगे, जो कि बिल पेमेंट्स, रिचार्ज सर्विसेज जैसे कि पेटीएम वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी अपने प्लेटफॉर्म पर लाने वाले हैं, तो ऑब्वियसली इनके बिजनेस में ग्रो आने वाली है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ IRCTC एज फिनटेक कंपनी, क्योंकि ये इसको एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे की तरह ऑपरेट करेंगे फ्यूचर में, तो कंपनी एक नए बिजनेस में एंट्री करने वाली है। नेक्स्ट है अपग्रेडेशन ऑफ एडिशनल किचन यूनिट्स, ओके। देन है डिप्लॉयमेंट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ सुपरवाइजर्स, ठीक है, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन करेंगे थर्ड पार्टी फूड सेफ्टी एंड हाइजीन ऑडिट्स पर भी। नेक्स्ट है एडिशनल बजट होटल्स इन पाइपलाइंस, यानी कि ये होटल भी मुहैया कराए करेंगे टूरिस्ट को, तो यहाँ से भी एक अच्छा रेवेन्यू कंपनी को गेन हो सकता है। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ ब्रांड्स एट मल्टीपल लोकेशंस ऑन पैन इंडिया बेसिस फॉर एनहांसमेंट इन ई केटरिंग। इसके अलावा कंपनी का प्लान है एंट्री करने का कुछ सेगमेंट्स जैसे कि हेलीकॉप्टर ट्रैवल और मेडिकल टूरिज्म। अगेन कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने पे पूरा फोकस किया हुआ है, तो डेफिनेटली कंपनी फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न देने वाली है। और इन्होंने ये भी बताया है कि रेल नीर के जो प्लांट्स, रेल नीर का मतलब क्या है, जो रेल में जो पानी आता है, यानी कि IRCTC में जो भी पानी बिकता है वो रेल नीर के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग रहेगा, वही बॉटल्स वहां पे बिकेंगी। तो एक तरह से जो IRCTC का बिजनेस है वो एक तरह से मोनोपोली बिजनेस है, यानी कि कोई कंपटीटर नहीं है इनका। ऊपर से जो पानी बिकेगा कस्टमर्स को वो भी इन्हीं का ही रहने वाला है, और फूड भी इन्हीं का ही रहने वाला है। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि कोई कंपटीटर नहीं है, प्रॉफिट्स पर भी कोई इंपैक्ट आने वाला है नहीं। जो भी कंपनी अपने सर्विस चार्ज लेंगी वही कस्टमर्स को देने पड़ेंगे। नेक्स्ट कंपनी ने बताया है डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में जो उन्होंने लिए हैं, तो उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी ने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस को बताया इन लैक्स में और ट्रांजेक्शन अमाउंट को बताया इन करोड्स में, तो वो आप देख सकते हैं कि 21-22 में जो कंपनी का जो ट्रांजैक्शन अमाउंट रहा वो 4,416 करोड़ रुपए था। नेक्स्ट आ गया 10 इयर्स फाइनेंशियल हाइलाइट्स। तो यहाँ पे हमें देखना है, अब हमें एक बात समझनी है, हम एक बात बार बार करते हैं कि हमें किसी भी कंपनी की एवरेज परफॉर्मेंस को देखना है, यानी कि उसकी पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस को देखना है कि वो फ्यूचर में उसका बिजनेस कैसे काम करेगा। तो हम टोटल इनकम पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 2012-13 में कंपनी का जो टोटल इनकम था तो 719 करोड़ का जो कंपनी की इनकम थी, जो कि 21-22 में 1952 करोड़ हो गई है, लगभग 3 टाइम्स ही हो गई है। और नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि 2012-13 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो लगभग 59 करोड़ था, जो आज बढ़कर हो गया है 660 करोड़, यानी कि मोटा 10 गुना हो चुका है पिछले 10 सालों में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ फैंटास्टिक रही है ड्यूरिंग दिस टेन्योर। और नेक्स्ट जो सबसे बड़ा पॉइंट है चेक करने वाला वो है डेट बाय इक्विटी रेशियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब कुछ जीरो है, यहाँ पे कोई डेट नहीं है, तो कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई बर्डन नहीं है। तो मोटी अब हमें ये समझ में आ गया है कि कंपनी फ्यूचर में किन किन सेगमेंट्स पे काम करने वाली है, कैसे कैसे बिजनेस ग्रो करने वाली है। हेलीकॉप्टर्स ट्रैवल पे भी कंपनी काम करने वाली है, और अपने एग्जिस्टिंग जो सेगमेंट्स है उन पे भी और ज्यादा फोकस करने वाली है। बाकी आप देख सकते हैं कि जो बजट होटल्स वो भी IRCTC धीरे धीरे इंप्लीमेंट करने वाली है, जिससे कि फ्यूचर में इनकी रेवेन्यू है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। ऑलराइट, तो हम फिर से कंपनी के बिजनेस मॉडल के स्लाइड पे आ गए हैं। तो अब हम वीडियो को सम अप कर लेते हैं कि हमें समझ में क्या आया है। देखो, हमने कंपनी की एवरेज परफॉर्मेंस देख ली है, एवरेज परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी है। बिजनेस हमारे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में आता है, जिसका मतलब क्या है कि बिजनेस हमें समझ पड़ रहा है कि कैसे रन कर रहा है, फ्यूचर में अर्निंग होगी या नहीं होगी, ये हमें समझ पड़ रहा है। यानी कि इतनी समझ हमें आ गई है कि ये हमारे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में बिजनेस आता है। ये ऐसा बिजनेस नहीं है जो हमारी समझ से बाहर है और जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कंपनी के 4 रेवेन्यू सेगमेंट्स है, जो कि कैटरिंग है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, एंड इंटरनेट टिकटिंग है। कंपनी पूरी तरह से मोनोपोली है, कंपनी बंद नहीं हो सकती क्योंकि कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है। फ्यूचर में हो सकता है कि कंपनी को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा, कंपनी की अर्निंग अच्छी ही होगी, उससे कंपनी की परफॉर्मेंस खराब नहीं होने वाली। एक लास्ट पॉइंट, फ्यूचर में बुलेट ट्रेन भी आने वाली है, तो बुलेट ट्रेन भी IRCTC के अंडर ही काम करेगी, तो उससे भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस कहां जाने वाला है, उससे भी काफी अच्छा रेवेन्यू आने वाला है। कंपनी के पास प्राइसिंग पावर भी है, तो मेरी ओपिनियन में इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया जा सकता है 5 से 10 साल की अवधि के लिए। तो अब आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके अपना डिसीजन ले सकते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। अगर आप मार्केट की वोलेटिलिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, वरना आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निफ्टी 50 या सेंसेक्स में इन्वेस्ट करके भी चल सकते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।